हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ट्यूटोरियल्स ऑफ हॉटस्पॉट बायोलॉजी विद ताहिर अवान के साथ। बच्चों, आज इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। आज हम कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो एनसीईआरटी में इन टॉपिक्स के बारे में डिटेल्स हैं ही नहीं हैं, बिल्कुल ना के बराबर हैं। और आज हम कुछ नीट में आने वाले स्पेशल न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल के बारे में एनसीईआरटी में इतना कुछ नहीं दिया है, लेकिन आपके सिलेबस में ये टॉपिक मेंशन्ड है, सीड डिस्पर्सल। अब अगर मैं सीड डिस्पर्सल की बात करूँ, देखिए डिस्पर्सल का मतलब होता है मूवमेंट होना एक जगह से दूसरी जगह। जो ये सीड डिस्पर्सल का टॉपिक है, इट इज़ समवट सिमिलर टू द टॉपिक ऑफ पॉलिनेशन। लेकिन पॉलिनेशन और सीड डिस्पर्सल में अंतर ये होता था कि पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होता था, लेकिन सीड डिस्पर्सल में सीड ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन द पॉलिनेशन एंड द सीड डिस्पर्सल। अगर मैं डिफाइन करने की कोशिश करूँ डिस्पर्सल को, सीड डिस्पर्सल को, तो इट इज़ सिंपली द मूवमेंट और स्प्रेड और टू ट्रांसपोर्ट द सीड्स अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट और ट्रांसपोर्ट ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। अब बात ये आई कि प्लांट को सीड डिस्पर्सल करने की ज़रूरत क्या पड़ी। अब देखिए क्या होता है कि बड़ी बार कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, जैसे अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, जैसे सी शोर पे कोकोनट के प्लांट होते हैं। अब ऐसे प्लांट्स का जो फ्रूट होता है, फ्रूट क्योंकि उसका फ्रूट ही सीड है, वो जो कोकोनट है, अब वो एक जगह से दूसरी जगह कैरी होने में उनको प्रॉब्लम आता है। इसीलिए कुछ ऐसे नेचुरल और या फिर बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं जिनके द्वारा उन पर्टिकुलर प्लांट्स के जो सीड्स हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, ताकि वो अपने आप को नई जगह जाके एस्टेब्लिश कर सके। यही सीड डिस्पर्सल का मेन एम होता है। जिस तरह से हमने पॉलिनेशन में पढ़े थे, फैक्टर्स पढ़े थे कि कौन कौन से फैक्टर होते थे पॉलिनेशन के लिए, इन द सेम वे, एग्जैक्टली इन द सेम वे सीड डिस्पर्सल के भी कुछ डिवाइसेस होते हैं, या आप ये कह सकते हैं एजेंसीज होती हैं फॉर द डिस्पर्सल। ठीक, उन्हीं को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे ब्रॉड बेसिस पे आप इसको दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं डिवाइसेस को। पहले आ गई एबायोटिक और दूसरी आ गई बायोटिक एजेंसीज। एबायोटिक ऑब्वियस सी बात है वही होंगी जो नॉन लिविंग हैं, और बायोटिक वो होंगी कि कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म उस सीड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है तो वो कहलाएगा बायोटिक। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम एबायोटिक के बारे में। एबायोटिक में सबसे पहली जो है हमारे पास सीड डिस्पर्सल टेक्निक, दैट इज़ द ऑटोकोरी। ठीक, ऑटोकोरी का मतलब यहाँ पे क्या है? ऑटोकोरी का दूसरा नाम होता है एक्सप्लोसिव डिस्पर्सल। ठीक, देखिए इस मेथड में क्या होता है, प्लांट का जो सीड होता है, सीड कुछ इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है जिस तरह से कोई एक्सप्लोजन हुआ हो। बात समझ में आई? अब इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एग्जांपल समझनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा। इसमें क्या होता है, आपको कैसे इसको अगर थोड़ा सा लिखना होगा। इसमें क्या होता है, सीड इनसाइड फ्रूट, जो सीड होता है फ्रूट के अंदर, इज डिस्पर्स्ड एक्सप्लोसिवली। एक्सप्लोसिवली जैसे कोई धमाका होता है ना, उस तरह से
सो इसमें अलग अलग एग्जांपल्स हैं, एक दो को आपको एक्सप्लेन करते हैं। ऐसे एक एग्जांपल है बालसम की, ठीक। सो जो ये बालसम का फ्रूट होता है, इसमें क्या होता है, इसका जो फ्रूट होता है, बड़े ध्यान से समझना, इसका जो फ्रूट होता है ना बेटा, इसके 5 कार्पल्स होते हैं, इसमें 5 कार्पल्स होते हैं और ये पांचों के पांचों कार्पल्स आपस में क्या रहते हैं, फ्यूज रहते हैं। क्या रहते हैं, फ्यूज रहते हैं। और जो ये फ्रूट है इसकी 3 लेयर्स होती हैं, 5 कार्पल्स हैं जो सारे के सारे फ्यूज्ड हैं, और जो इसका फ्रूट बनता है इसकी 3 लेयर्स होती हैं। बात समझ में आई। अब ये जो 3 लेयरें हैं, ऐसे कोई भी इमेजिनेशन कर लीजिए, मान लीजिए ये 2 लेयर बाहर की आ गई इस तरह से और एक मिडल आ गई कुछ इस तरह से। डायग्राम आप इंटरनेट पे देख लीजिएगा, हमें इसका कोई इतना डिटेल्स नहीं पढ़ना है, पर ये आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए एक मैकेनिज्म मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें से जो मिडल वाली लेयर होती है वो कुछ इस तरह से रेडियली इलांगेटेड होती है इन 3 लेयर्स में से, और जो ये मिडल लेयर होता है, इसका जो मिडल लेयर होता है ना, इसमें एक एक्सपेंशन जोन होता है। क्या होता है, एक्सपेंशन जोन, या आप ये कह सकते हो एक्सपेंशन टिश्यू होता है। तो क्या होता है, जैसे ही ये फ्रूट इसका पक जाता है, राइपन, ऑन राइपनिंग ऑफ फ्रूट राइपनिंग पे क्या होता है, इसकी जो ये लेयर्स होती हैं, फ्रूट की जो तीनों की तीनों बाहर की जो दोनों लेयर्स होंगी, क्या होगा, ये जो मिडल वाली लेयर होगी बाहर की लेयर्स के ऊपर एक फोर्स लगाएंगी। क्या लगाएंगी, एक फोर्स लगाएंगी, जिस फोर्स के कारण क्या होगा, इस फ्रूट की लेयर्स पे टेंशन क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है, टेंशन क्रिएट होता है। और टेंशन क्रिएट होने के कारण क्या होता है, इसको एक झटका सा लगता है, और झटका लगने के कारण इस फ्रूट की वॉल जो होती है बाहर से अचानक से ब्रेक हो जाती है, और ब्रेक होने के कारण उसका जो सीड होता है अंदर, वो एकदम से प्रेशर के कारण बाहर निकल जाता है। इसीलिए इसको कहा जाता है एक्सप्लोसिव मेथड। और आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि इसका जो सीड होता है ये तकरीबन 2.5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर सकता है। तो है ना इंटरेस्टिंग ये, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एक्सप्लोसिव मेथड कहा जाता है। अगर इससे भी अगर आपको और एक अच्छी एग्जांपल स्टडी करनी है तो एक और मैकेनिज्म है, प्लांट का नाम है, एक और एग्जांपल हमारे पास, प्लांट का नाम है अर्सियोथोबियम। क्या नाम है, अर्सियोथोबियम। तो इसमें भी यही मेथड होता है। सो अर्सियोथोबियम में थोड़ा सा आपको डायग्राम इसका बता देते हैं बना के। सो अर्सियोथोबियम में भी कौन सा मेथड हो रहा है, ऑटोकोरी का मैकेनिज्म होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसका जो फ्रूट होता है कुछ इस तरह का फ्रूट होता है इसका, राइट, ठीक, इस तरह का कुछ फ्रूट होता है, और यहाँ पे इसका सीड होता है, यहाँ से ये कवर्ड रहता है, ठीक। अब इसकी जो फ्रूट की वॉल्स होती हैं, वॉल्स के अंदर एक छोटा सा लेयर होता है जिसको कहा जाता है विसिड लेयर। विसिड यानी कि आप कह सकते हैं विस्कस टाइप लेयर, विस्कस टाइप लेयर होता है। अब उसके बाद ये जो लेयर होती है, इसके अंदर जो सेल्स होते हैं उनको कहा जाता है विसिन सेल्स, ठीक, विसिन सेल्स। सो मैच्योरिटी पे क्या होता है, जैसे ही ये जो फ्रूट होता है मैच्योर करता है, इसका जो ये बाहर की लेयर है, बाहर के कवर को क्या कहा जाता था, पेरिकार्प। इसका जो पेरिकार्प होता है, इसको इस विसिड लेयर में जो विस्कस फ्लूइड है, इसकी वजह से यहाँ पे एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होता है। क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होता है। और इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के क्रिएट होने के कारण क्या होता है, ये जो सीड है, यहाँ पे जो ये सीड है, ये इस लेयर को तोड़ के इससे बाहर आ जाता है। क्या आ जाता है, इससे बाहर आ जाता है। और इसमें बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इस स्पीड की जो डिस्पर्सल स्पीड होती है ये 2600 सेंटीमीटर पर सेकंड होती है।
जस्ट इमेजिन दैट। तो इसीलिए इसको कहा जाता है एक्सप्लोसिव डिस्पर्सल और ऑटो कोरी। ऑटो मीन्स ऑटोमेटिकली इस पर डिस्पर्सल हो जाता है। बात समझ में आई? उसके बाद अगले मेथड पे चलते हैं। ये पहला मेथड आपने डिस्कस कर लिया। दूसरा जो एबायोटिक मेथड है दैट इज द एनीमोकोरी। तो पोलिनेशन को याद करिए, बोलते थे एनीमोफिली और सीड डिस्पर्सल को बोलेंगे एनीमोकोरी। सो यहाँ पे क्या होता है? विंड डिस्पर्सल। ठीक। सो एक वर्ड यहाँ पे आ रहा होगा कोरी, आप बोल रहे होंगे ये कोरी क्या होता है? तो कोरी का आपको बता देते हैं, ये ग्रीक वर्ड है कोरी। तो ये आया है ग्रीक वर्ड से जिसका नाम है कोरेन। कोरेन का मतलब होता है टू सेपरेट। तो सेपरेट क्या हो रहा है यहाँ पे? सीड सेपरेट हो रहा है किससे? फ्रूट से। बात समझ में आई? सो एनीमोकोरी क्या है? ये अगर सीड का डिस्पर्सल हो रहा है विंड के थ्रू। अब बात ये आई कि चलिए पोलिनेशन में तो हमें ये पता था कि विंड पोलिनेशन जो फ्लावर्स होते हैं उनके लाइट पोलन ग्रेन्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? आपने एक सीड देखा होगा कुछ वाइट कलर का, छोटा सा, हवा में उड़ता होगा। आपको ये लगता था, छोटे बच्चे समझते हैं कि ये खिलौना है। वाइट कलर के इस तरह से उसको विंग्स होते थे बाहर और वो हवा में उड़ता था। कभी देखा होगा आपने बच्चों? सो यूजुअली जो विंड डिस्पर्सल करते हैं सीड्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखने हैं। उनके कुछ के विंग्स होते हैं और कुछ के हेयर्स होते हैं और बड़े ही लाइट वेट रहते हैं वो। ठीक। ये इतनी ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं आती है इसकी एग्ज़ाम में, लेकिन नीट में आपको पूछा जा सकता है, एग्जामिनेशन में भी खैर पूछा जा सकता है। ठीक। सो इस तरह के कुछ इनमें स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं और यूजुअली इनकी वायबिलिटी भी ज़्यादा होती है और पर्टिकुलर टाइम पे ये जर्मिनेट भी कर जाते हैं। तो कुछ भी इसमें ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कुछ मुश्किल है इसमें। सो इसमें क्या करना है आपको? एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो एग्जाम्पल जैसे कि टिकोमा हो गया, टिकोमा, पाइनस हो गया, मोरिंजा हो गया, लाइक दैट एट्सेट्रा। और भी बड़े सारे हो सकते हैं लेकिन इतने हमें याद नहीं रखने हैं। सो आपको ना ही इनके मैकेनिज़्म याद रखने, जस्ट एक ब्रीफ सा छोटा सा एक टॉपिक दिया गया है आपके सिलेबस में। ठीक है। उसके बाद थर्ड मेथड पे चलते हैं। थर्ड है हाइड्रोकोरी। ठीक। सो हाइड्रोकोरी भी आपको पता चल ही गया होगा किसकी बात कर रहे हैं, यानी कि जब वाटर के थ्रू पोलिनेशन हो रहा है, सॉरी सीड डिस्पर्सल हो रहा है। सो अब इनके भी कुछ क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो वाटर डिस्पर्सल करते हैं। सो इसमें अगर थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने की कोशिश करूँ तो यूजुअली जो ये सीड्स होते हैं ये हार्ड होते हैं क्योंकि वाटर लेके जा रहा है। अगर सीड हार्ड नहीं होगा तो सीड एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच पाएगा। बात समझ में आई? उसके बाद और क्या हो सकता है इसमें? हाँ, इनमें वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है। ठीक है, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है इनमें। और एक और बात, इनमें फ्लोटिंग प्रॉपर्टी भी बड़ी अच्छी होती है। ठीक है जी। सो इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है हाइड्रोकोर में वो है कोकोनट की। सी शोर के अलॉन्ग होते हैं ये। सो एक जगह से दूसरी जगह इनको वाटर ही लेके जाता है। ठीक है। सो यहाँ पे जो मैंने लिखा था एब्जॉर्ब वाटर, मतलब जर्मिनेशन के बाद वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बड़ी अच्छी होती है। अदरवाइज ये वाटर प्रूफ होते हैं। अदरवाइज ये क्या होते हैं? वाटर प्रूफ होते हैं। और ये कितना डिस्टेंस कवर सकते हैं? डू यू नो दैट दे कैन कवर अप टू 4800 किलोमीटर्स। ठीक है। और ये 110 दिन तक ट्रैवल कर सकते हैं अलॉन्ग द सी शोर। तो आप खुद सोचिए कितना ही ब्यूटीफुल ये मैकेनिज्म होगा। ठीक है। तो चलिए, ये तो थे एबायोटिक मीन्स। अब बायोटिक मीन्स में हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एक ही है, वो है बायोटिक। एक नहीं, खैर हैं तो बड़े हैं लेकिन
अलग अलग में डिस्कस करेंगे तो बायोटिक में आप लिख लीजिए सिंपली ज़ूकोरी, इसी में सबको डिफाइन कर देंगे। तो ज़ूकोरी क्या है, यानी कि जब डिस्पर्सल कौन करेंगे, एनिमल्स के द्वारा सीड्स का डिस्पर्सल होगा, एनिमल्स के द्वारा क्या होगा, सीड्स का डिस्पर्सल होगा। तो ज़ूकोरी में देखिए बर्ड्स आ गए, उसके बाद एंट्स आ गई, उसके बाद स्क्विरल्स आ गई, ठीक। सो लाइक दैट कुछ भी आप एग्जांपल्स लिख सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत आनी नहीं चाहिए आपको, ठीक। अब मैं कंबाइंडली एग्जांपल्स भी यहाँ पे लिख देता हूँ अगर आपको लिखनी है। सो बर्ड्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आप एग्जांपल लिख लीजिएगा, जैसे मलबेरी होता है, मलबेरी हो गया। एंट्स में आप लिख लीजिए ट्रिलियम का प्लांट हो गया। उसके बाद स्क्विरल्स में जितने भी हमारे ग्रेन्स होते हैं, इनको डिस्पर्स करने में इनका काफ़ी रोल होता है, ठीक। उसके बाद डिस्पर्सल बाय मैन भी होता है, ह्यूमन बींग्स के द्वारा भी डिस्पर्सल होता है। सो ये बेस्ट एग्जांपल कैसे है, आपने देखा होगा खेतों में हम बीज लगाते हैं, सो बीज कौन लगाते हैं, सारे बाय मैन। उसके बाद आलू को लगाया जाता है, सो वो भी क्या हो रहा है, सीड डिस्पर्सल कैसे हो रहा है, थ्रू मैन हो रहा है। उसके बाद बड़ी एग्जांपल लिख सकते हैं, रबर लिख लीजिए, रबर हो गया, टी हो गया, एंड लाइक दैट, ठीक। सो बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, कोई भी इसमें मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा मुश्किलात आपको आनी चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं अब कि सिग्निफिकेंस क्या है। आपको मैं बता दूं बच्चों, ये टॉपिक आपको इतनी आसानी से कहीं भी नहीं मिलेगा, बहुत हम डिटेल्स में जा रहे हैं इसकी, सो थोड़ा ध्यान से। तो सिग्निफिकेंस सबसे पहला क्या है इसका, कि आपको मैं थोड़ा सा बोलते हैं हम, तो आप लिखते रहिएगा साथ साथ में, कि सबसे पहला इसका सिग्निफिकेंस ये है कि एनिमल्स बड़ी ही आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा सीड हमें डिस्पर्स करना है या नहीं करना है, क्योंकि एक सेल्फ एस्टीम्ड मैकेनिज्म होता है। उसके बाद जो वल्नरेबल स्पीशीज़ है, वल्नरेबल क्या है, जो स्पीशीज़ जिनकी पॉपुलेशन बड़ी कम रह गई है, वैसे स्पीशीज़ जो कि अगर सीड डिस्पर्स करेंगे तो वो दोबारा से अपनी पॉपुलेशन को रिस्टोर कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए कि एक प्लांट बहुत ही ज़्यादा प्लेनिटी में सीड प्रोड्यूस करता है, और अगर वो एक जगह पे ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, एक जगह पे तो ग्रो करेंगे नहीं, तो सीड डिस्पर्सल होगा तो वो अलग अलग जगह पे क्या कर सकते हैं, जर्मिनेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर अलग अलग जगह पे हमें अलग अलग स्पीशीज़ को हम देखते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग स्पीशीज़ होते हैं, सो अगर प्रोड्यूस करवाने हैं तो उसके लिए भी सीड डिस्पर्सल मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। सो ये था सीड डिस्पर्सल के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं कि नीट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स या न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि चैप्टर नंबर 2 में से कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आप सोच रहे होंगे बायोलॉजी में कहाँ से न्यूमेरिकल्स आ गए, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा। सो मैं क्या करूँगा, कुछ नीट में कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस आए हैं, वही आपको एक्सप्लेन करेंगे, उसी के बेसिस पे सारा एक्सप्लेनेशन दे देंगे। सो नीट में क्वेश्चन आया था, ये 1988 में एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था कि एक व्हीट ग्रेन के, बड़े ध्यान से समझना बच्चों, एक व्हीट ग्रेन के 100 ज़ाइगोट बनाने के लिए टोटल मेयोटिक डिवीजन्स कितने होंगे, ठीक है, टोटल मेयोटिक डिवीजन्स कितने होंगे। सो बड़े सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, उनको समझ में नहीं आता है ये क्या है। तो देखिए, अब जो ये ज़ाइगोट है, ज़ाइगोट किसका प्रोडक्ट है, यानी कि जब मेल गैमीट फ्यूज़ करेगा फीमेल गैमीट के साथ, पहली चीज़ क्लियर है। अब मेल गैमीट क्या है, पोलन ग्रेन, और फीमेल गैमीट क्या है, एग सेल।
बात समझ में आई। अब सीधी सी बात है, 100 पोलन ग्रेन्स फ्यूज़ किए होंगे 100 एक्सेल के साथ, तभी तो 100 जाइगोट बने। लेकिन उसने पूछा है कि टोटल मेयोटिक डिविजन्स कितनी होंगी। सो देखिए 100 पोलन ग्रेन बनाने के लिए 100 पोलन ग्रेन को क्या कहा गया था? पोलन ग्रेन का दूसरा नाम क्या होता था? माइक्रोस्पोर। क्या नाम था? माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर किससे डेवलप होता था? फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल। याद आया कुछ? फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल। तो हमें ये पता था कि एक मेगास्पोर मदर सेल 2 बार मियोसिस करता था, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, और बनाता था टेट्रॉइड। क्या बनाता था? टेट्रॉइड। यानी कि एक मेगास्पोर मदर सेल के 4 माइक्रोस्पोर्स बनते थे। सो 100 माइक्रोस्पोर बनाने के लिए हमें कितने मेगास्पोर मदर सेल चाहिए? तो क्या होगा, 100 को डिवाइड किया जाएगा 4 से, यानी कि 25। यानी कि 25 मेगास्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होगा। मियोसिस 1 किया तो 50, मियोसिस 2 किया तो 100, यानी कि 25 मेगास्पोर मदर सेल से हमें मिल जाएंगे 100 माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन। पहली चीज़ क्लियर है। सो कहने का मतलब क्या है, मेयोटिक डिविजन्स यहाँ पे कितनी हुई? कितनी हुई यहाँ पे? 4 हुई। तो 25 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, टोटल आ गए 100। तो यहाँ पे टोटल मेयोटिक डिविजन्स कितनी हुई? 25। 4 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि 2 बार हुई, हमें 2 बार करनी है। तो 2 बार करने के बाद 1 से हमें कितने मिलेंगे? 4। यहाँ 4 का ये मतलब है कि 1 से 4 मिलेंगे, तो 25 डिविजन्स होंगी, तभी हमारे पास 100 पोलन ग्रेन आएंगे। बात समझ में आई? सो इन द सेम वे, जो ये एग था जिसको कहा जाता था फंक्शनल मेगास्पोर, याद रखिए ये फंक्शनल माइक्रोस्पोर ने, अब यहाँ पे फंक्शनल माइक्रोस्पोर नहीं होता था, फंक्शनल मेगास्पोर होता था। ठीक। सो एक मेगास्पोर से 4 बनते थे इन द सेम वे, लेकिन 4 में से 3 डीजनरेट कर जाते थे। 3 क्या कर जाते थे? डीजनरेट करते थे, और एंड में आके 1 ही बचता था। यानी कि इसकी 1 की जब मियोसिस होती थी तो हमें 1 ही मिलता था। तो 100 बनाने के लिए कितनी मियोसिस करनी पड़ेंगी? 100। बात समझ में आई? सो यहाँ पे हुई 25 मियोसिस, यहाँ पे हुई 100 मियोसिस, तो टोटल मियोसिस कितनी हुई? 125। यानी कि 25 मियोसिस हुई तो 100 पोलन ग्रेन बने, 100 मियोसिस हुई तो 100 फंक्शनल मेगास्पोर बने, जो फ्यूज़ की और हमारे पास आए 100 जाइगोट। इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। बात समझ में आई आपको? तो कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, बड़ा इजी है ये, कुछ भी इसमें टेंशन वेंशन लेने की बात नहीं है। ये थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ। न्यूमेरिकल क्या है कि 100 माइक्रोस्पोर, ये क्वेश्चन आया हुआ है 1996 में। 10 माइक्रोस्पोर बताइए कितने पोलन ग्रेन बनाएगा? बात समझ में आई? 10 माइक्रोस्पोर मदर सेल कितने पोलन ग्रेन बनाएगा? तो कुछ भी नहीं है, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल कितने पोलन ग्रेन बनाता था? 4, क्योंकि 2 बार मियोसिस होती थी। तो 10 कितने बनाएंगे? 40 विल बी द आंसर। वेरी वेरी सिंपल, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब एक और फॉर्म में क्वेश्चन आपको आ सकता है, अगर मैं यहाँ पे 10 माइक्रोस्पोर की जगह लिखूँ कि 10 मेगास्पोर मदर सेल, 10 मेगास्पोर मदर सेल बताइए कितने फंक्शनल मेगास्पोर बनाएंगे? तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर क्या होगा? 10। क्यों? क्योंकि एक बनाता था 4 में से 3 डीजनरेट हो जाते थे, और एंड में आके 1 ही बचता था हमारे पास फंक्शनल मेगास्पोर। आप हमारे लेक्चर्स देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि एक मेगास्पोर से 1 ही फंक्शनल मेगास्पोर बनता है। सो 10 से कितने बनेंगे? 10 ही बनेंगे, 100 से 100 ही बनेंगे। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, अगर माइक्रोस्पोर का पूछा जाए कि माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन कितने बनने हैं, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 से। अगर पोलन ग्रेन से माइक्रोस्पोर कितने हैं तो डिवाइड कर लीजिए 4 से, और यहाँ पे तो मल्टीप्लाई बाय 1 करना है और डिवाइड बाय 1 करना है। तो कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं आएगी।
इसी तरह से अभी तक 32 ईयर्स के जितने भी नीट के क्वेश्चंस आए हैं इस चैप्टर नंबर 2 में से, अगर आपको उन सब के सॉल्यूशंस चाहिए और क्वेश्चंस चाहिए तो आप हमारे नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सारे के सारे सॉल्यूशंस अलॉन्ग विद द आंसर्स एक्सप्लेन किए जाएंगे और दिए जाएंगे, और पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा। सो डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दिया है, लेक्चर के शुरू में भी हमारा नंबर आता है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जिन भी बच्चों को नीट के सारे अभी तक के 32 ईयर्स के MCQs चाहिए और स्टडी मटेरियल भी। सो इसी के साथ आज का वीडियो सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और इसके बाद हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3।